नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। पूस की रात कहानी पढ़ते हुए भाग एक में हमने देखा कि हल्को किसान अपने कुत्ते जबरा के साथ इस ठंड की रात में अपने फसल की रखवाली करने जाता है और इस ठंड के महीने में उसके पास ठंड से बचने के लिए कंबल तक नहीं है कि वह कम से कम उसी के सहारे अपनी फसल की रखवाली कर सके। वह उस रात में उस ठंड की रात में ठंड से बचने के लिए कभी चिलम पीता है तो कभी थोड़े बहुत आग की तलाश करता है। पर ठंड इतनी ज्यादा है कि उसे ठंड के मारे नींद नहीं आती और वह ठंड से बचने के लिए अपने कुत्ते जबरा को अपने आप से चिपका लेता है ताकि उसे ठंड थोड़ी कम लगे और नींद आ जाए। पर जब वह जबरा को चिपकाए रहता है तो वो उसको कुत्ते के रूप में नहीं देखता है, बल्कि वह उसे इंसान के रूप में देखता है। वह अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके कुत्ते जबरा को भी बहुत अच्छा लगता है, उसे भी थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। पर अचानक जबरा कूं कूं करके भौंकता है और उसे लगता है कि शायद खेत में कुछ हलचल हो रही है और कुछ जानवर खेत चर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धितकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी और बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को अगर मुझे कोई पत्तियां बटोरते देख भी ले तो समझेगा कि भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे रहा नहीं जाता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनकी एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में चलकर पत्तियां बटोर कर ताप लें। ठाड़े हो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारे नाक में भी सुगंध आ रही है कि नहीं? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह उसे ही निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर सा लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंडों को जलाकर आज भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका के समान हिलता हुआ मचलता हुआ सा जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह उस विजय गर्व को हृदय में छुपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंडी लगती रहेगी? पहले यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना कराऊंगा। जबरा ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कहना देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के उस पार से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर यह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह कूदकर और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा।
उसके बदन में अब गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबा लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, या शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देती थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई भी नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूंकता रहा पर उसके पास ना आया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वह अपने आप को धोखा ना दे सका, पर उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ था वह। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असूर जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी, पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकरमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैली थी, और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं तो मरते मरते बचा और तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आ गए। देखा तो सारा खेत रौंदा पड़ा है, और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई।